बच्चों ये मनोविज्ञान के अध्याय 5 का दूसरा भाग है। 4 अध्याय अपन ने पूरे कंप्लीट कर लिए। 5वें अध्याय का पहला भाग कंप्लीट हो गया। जिन्होंने नहीं देखा तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख लें और लिख लें। कॉपी पेन लेकर के बैठें। ये ऑनलाइन क्वेश्चन की क्लास चल रही है, इसको लिखते जाइए, बार बार पढ़िए, रिपीट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टेट, सी टेट और सुपर टेट की क्लास चल रही है, जिसमें से 5वां अध्याय अपना चल रहा है। 5वें अध्याय का दूसरा भाग है ये। पहला भाग में हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। 26 क्वेश्चन से इसमें शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बुद्धि परीक्षण में कौन सा परीक्षण सभी बच्चों के लिए उपयुक्त होता है? बुद्धि परीक्षण में कौन सा परीक्षण सभी बच्चों के लिए उपयुक्त होता है? पहला मूर्त प्रत्यय, दूसरा प्रायोगिक कार्य। क्वेश्चन नंबर 27, बच्चों के लिए किसी भी ज्ञान को सीखने में वह सीमा का क्या प्रभाव होता है? बच्चों के लिए किसी भी ज्ञान को सीखने में वह सीमा का क्या प्रभाव होता है? तो इसका उत्तर है, शिक्षण बच्चे को समुचित स्तर पर तभी फलदायी होता है जब वह शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हो। ठीक है, तो बच्चों के लिए किसी भी ज्ञान को सीखने में वह सीमा, ठीक है, वह सीमा का क्या प्रभाव होता है? यानी कि वह सीमा का मतलब होता है कि आप कितने ज़्यादा उस ज्ञान को सीखने के लिए योग्य हो, है ना, कितनी परफेक्ट हो और उसको ग्रहण करने के योग्य हो कि नहीं हो, है ना, तैयार हो मानसिक रूप से। तो उसके लिए बात कही गई। वह सीमा का मतलब आप मानसिक रूप से उसके लिए तैयार हो पूरी तरीके से। तो शिक्षण बच्चों में समुचित स्तर पर तभी फलदायी होता है जब वह शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हो। ठीक है, शिक्षण बच्चे में समुचित स्तर पर तभी फलदायी होता है जब वह शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हो। ठीक है, इधर देखिए, इसको समझिए थोड़ा। समुचित स्तर पर तभी फलदायी होता है ना, समुचित स्तर पर यानी कि पूरी तरीके से फलदायी होता है जब वह शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हो। अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से तैयार ना हो, शारीरिक रूप से, तो वो चीज़ उसके लिए फलदायी नहीं होती। जैसे कि भोजन होता है, मनोविज्ञान, हम मनोविज्ञान की क्लास चल रही, मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं, तो इसमें बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि जो भोजन होता है वो हमारे जीवन का आधार होता है। अगर आप बिना मन के भोजन खाएंगे, कितना भी अच्छा भोजन हो, बिना मन के खाएंगे तो आपके शरीर को नहीं लगेगा। मन से खाना पड़ेगा, इच्छा के साथ खाना पड़ेगा। यदि आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरीके से राज़ी हैं, मन हो रहा आपका खाने का, तब आप खाओगे तो क्या होगा, आपका जो है कि वो भोजन पूरी तरीके से आपके बॉडी पे काम करेगा। ठीक है, और मानसिक रूप से भी इसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि मन नहीं है किसी चीज़ का, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो उस चीज़ में क्या होती है, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्वेश्चन नंबर 28, मानसिक आयु से क्या तात्पर्य है? मानसिक आयु, शारीरिक आयु तो देखिए नॉर्मली सब लोग जानते हैं, है ना, केवल मानसिक आयु की यहाँ पे बात करी जा रही है। शारीरिक आयु नॉर्मली सबको पता होती है, दिखाई भी देती है, लेकिन मानसिक आयु किसी को दिखाई देती है। इसका टेस्ट करना पड़ता है, टेस्ट करने के बाद हमें पता चलता है कि मानसिक आयु क्या है। ठीक है, तो किसी बच्चे या व्यक्ति को अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर अर्जित अंक मानकों के अनुसार उसकी सापेक्ष आयु का निश्चय। ठीक है, किसी बच्चे या व्यक्ति को बौद्धिक क्षमता के आधार पर अर्जित अंक मानकों के अनुसार उसकी सापेक्ष आयु का निश्चय। इसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ चित्र दिखाए जाते हैं बच्चे को, बच्चा हो या फिर कोई बड़ा हो। ठीक है, तो कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और कुछ चित्र दिखा जाएंगे, उसके आधार पर जो भी आपका आंसर आएगा उसके आधार पर आपको अंक मिलेंगे और ये अंकों के आधार पर आपकी मानसिक आयु तय की जाती है। ठीक है, तो किसी भी बच्चे या व्यक्ति को अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर अर्जित अंक मानकों के अनुसार उसकी सापेक्ष आयु का निश्चय। क्वेश्चन नंबर 29, स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली क्या है? स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली यहाँ पे क्या है? पहचानना। ठीक है, अगर आपने कोई क्वेश्चन पहले पढ़ा हुआ है, कोई चित्र पहले देखा हुआ है, किसी इंसान को पहले देखा हुआ है या फिर किसी जगह को पहले देखा हुआ है और आप उसी जगह को दोबारा पहचान जाते हो, तो आपकी स्मृति की ये सर्वश्रेष्ठ प्रणाली होती है। मान लीजिए किसी शहर में, आप किसी गली में आप पहली बार गए और फिर आपको कई साल बाद वहाँ पे जाना हुआ, तो अगर आप उसको पहचान जाते हो तो ये आपकी स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली मानी जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। शिक्षण की निगमन विधि कैसे चलती है? शिक्षण की निगमन विधि कैसे चलती है? ठीक है, शिक्षण की निगमन विधि यहाँ पे पूछी गई है। तो यहाँ पे देखेंगे ज्ञात से अज्ञात की ओर निगमन विधि कैसे चलती है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब आपको जो कोई भी चीज़ है उसका पहले से ज्ञान होता है और उसके बाद वो अज्ञान की ओर चलती है। ठीक है, निगमन विधि। दूसरा होता है नियम से उदाहरण की ओर। नियम से उदाहरण की ओर, मान लीजिए हम आपको किसी चीज़ मोटरसाइकिल के बारे में पढ़ा रहे हैं, मोटरसाइकिल या साइकिल है, ठीक है, मोटरसाइकिल के बारे में हम आपको पढ़ाते हैं, लेकिन हम आपको क्या करें, पहले उसके नियम बता दें और फिर उसके बाद में क्या बताएं, उदाहरण, है ना। पहले मोटरसाइकिल के नियम सारे बता दें, बाद में हम दिखाएं कि देखो ये होती है मोटरसाइकिल। और एक तरीका ये भी होता है कि पहले हम दिखा दें, बाद में नियम बताएं, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, निगमन विधि। निगमन विधि में पहले नियम बताए जाते हैं, बाद में उदाहरण दिखाया जाता है। फिर तीसरा सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है शिक्षण की आगमन विधि की विशेषताएं क्या? अभी देखिए निगमन विधि की विशेषताएं पूछी गई थी, अब यहाँ पे आगमन विधि की विशेषताएं पूछी जा रही हैं। ये आगमन विधि क्या है, मस्तिष्क का विकास करती हैं। दूसरा, समय बर्बाद करती हैं, ठीक है, और बालक को सीखने की प्रक्रिया में सहभागी बनाती है। ये थोड़ा सा समय ज़रूर बर्बाद करती है, लेकिन ये आगमन विधि ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है। इसमें क्या होता है, मस्तिष्क का विकास भी होता है ना। इसमें चीज़ को पहले उदाहरण देते हैं और बाद में हम इसका नियम बताते हैं। इसमें क्या होता है, आसानी से बच्चा इसको सीख जाता है और बहुत अच्छी तरीके से इसको सीखता है। इसमें जो चीज़ें सीखी जाती हैं आगमन विधि में, वो दिमाग में बहुत लंबे समय तक काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अभिवृत्ति परीक्षण से आपको क्या ज्ञात होता है? अभिवृत्ति परीक्षण से आपको क्या ज्ञात होता है? तो अभिवृत्ति व्यक्ति में अंतर्निहित कौशल, ज्ञान एवं अभिरुचि है। अभिवृत्ति व्यक्ति में अंतर्निहित कौशल, ज्ञान एवं क्या है, अभिरुचि है। क्वेश्चन नंबर 33, समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध किससे है? समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध किससे है? ये चिंतन स्तर से। समस्या समाधान चिंतन स्तर से संबंधित, प्रत्यक्ष संबंध है चिंतन स्तर से, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ समस्या पर चिंतन करते हो तो आपका समस्या समाधान आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, बच्चे के सामान्य ज्ञान की ओर रुझान जानने के लिए किस अभिवृत्ति परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? बच्चे के सामान्य ज्ञान की ओर रुझान जानने के लिए किस अभिवृत्ति का प्रयोग किया जाता है? तो ये है मेट्रोपॉलिटन रेडिनेस परीक्षण। मेट्रोपॉलिटन रेडिनेस परीक्षण, ये बच्चे का सामान्य ज्ञान की ओर रुझान जानने के लिए इस अभिवृत्ति का परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो पहला है आपका सामान्यकरण, दूसरा समझदारी, तीसरा अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग। अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, दंड और पुरस्कार समाजीकरण की प्रक्रिया में कैसे सहायक होते हैं? दंड और पुरस्कार समाजीकरण की प्रक्रिया में किस प्रकार से सहायक होते हैं? क्रमशः इनके भय व प्रोत्साहन से बालक समाज विरोधी कार्य नहीं करता और सामाजिक कार्य करता रहता है, ठीक है। जो दंड होता है, जो पुरस्कार होता है, समाजीकरण की प्रक्रिया में कैसे सहायक होते हैं? एक तो इनका भय होता है दंड का, और पुरस्कार से क्या होता है, उसमें प्रोत्साहन मिलता है। तो इनके भय और प्रोत्साहन से बालक समाज के विरोधी कार्य नहीं करता है और सामाजिक कार्य करता रहता है। जब मनुष्य
सबसे पहली बार धरती में आए थे तो मनुष्य जानवरों की तरह रहते थे और कोई इनका समाज नहीं था, ठीक है। तो उस समय कोई लिमिटेशन भी नहीं थी, विदाउट लिमिट लोग अपना जीवन जीते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लेकिन उस समय क्या था, समाज ना होने की स्थिति में असुरक्षा की स्थिति बनी रहती थी। मनुष्यों के साथ बहुत ज़्यादा असुरक्षित व्यवहार होता था, लिमिटेड था लेकिन असुरक्षित था। तो सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए समाज का निर्माण किया गया, और समाज का निर्माण किया गया तो समाज में कुछ रूल्स बनाए गए हैं, और जब समाज में रूल्स बनाए गए हैं तो उस रूल्स का हमें पालन करना होगा। क्रमशः इनके भय व प्रोत्साहन से बालक समाज विरोधी कार्य नहीं करता है, ठीक है, सामाजिक कार्य करता रहता है। तो ये देखते हैं यहाँ पे, क्रमशः इनके भय व प्रोत्साहन से बालक समाज विरोधी कार्य नहीं करता है, सामाजिक कार्य करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 37, बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार उत्पन्न की जा सकती है? बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है? उन्हें जिम्मेदारी सौंप कर। यदि आप उन बच्चों को जिम्मेदारी सौंप देते हैं तो उसमें खुद अनुशासन की भावना उत्पन्न हो जाती है अपने आप, ठीक है। जब तक उसको आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे, कोई जिम्मेदारी नहीं दोगे, तो उसके अंदर अनुशासन, आप खूब कहते रहो कि अपनी जिम्मेदारी समझो समझो, आपके कहने से वो जिम्मेदारी नहीं समझेगा। उसको आपको क्या करना पड़ेगा, जिम्मेदारी सौंपनी पड़ेगी, वो अनुशासित भी हो जाएगा और जिम्मेदारी समझने भी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 38, 3 से 5 वर्ष के बच्चे 3 से 5 वर्ष के बच्चे प्रतिदिन सीखने की क्षमता कितनी होती है? 3 से जो 5 वर्ष का बच्चा होता है उसमें प्रतिदिन सीखने की क्षमता 300 शब्दों की होती है। 3 से 5 वर्ष का बच्चा प्रतिदिन 300 शब्द सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, वैध मूल्यांकन। वैध मूल्यांकन के लिए शिक्षा के द्वारा बच्चों में क्या परिवर्तन करना होगा? वैध मूल्यांकन के लिए शिक्षा के द्वारा बच्चों में क्या परिवर्तन करना होगा? तो वैध मूल्यांकन के लिए शिक्षा, वैध मूल्यांकन के लिए स्मृति के द्वारा तथ्यों के ज्ञान के बदले चिंतन द्वारा अनुपयुक्त ज्ञान का परीक्षण करना होगा, ठीक है। तो वैध मूल्यांकन की यहाँ पे बात हो रही है। वैध मूल्यांकन के लिए शिक्षा के द्वारा बच्चों में क्या परिवर्तन करना होगा? वैध मूल्यांकन के लिए स्मृति के द्वारा तथ्यों के ज्ञान के बदले चिंतन द्वारा अनुपयुक्त ज्ञान का परीक्षण करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, खेल गीत व उपहारों द्वारा किस पद्धति में शिक्षा दी जाती है? खेल गीत व उपहारों द्वारा किस पद्धति में शिक्षा दी जाती है? तो ये प्रोजेक्ट पद्धति। खेल गीतों व उपहारों द्वारा किस पद्धति में शिक्षा दी जाती है? प्रोजेक्ट पद्धति में। क्वेश्चन नंबर 41, CCE में स्कॉलास्टिक या ज्ञानार्जन के विषय में कौन से हैं? CCE में स्कॉलास्टिक या ज्ञानार्जन के विषय कौन से हैं? ठीक है, तो स्वास्थ्य की जानकारी देने वाले विषय, ठीक है, इसमें कौन से? स्वास्थ्य की जानकारी देने वाले विषय हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 42, वस्तुनिष्ठ क्या है? इसमें क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया वस्तुनिष्ठ क्या है। तो देखेंगे यहाँ पे वस्तुपरक उत्तर का मूल्यांकन जो सही या गलत है। वस्तुपरक उत्तर का मूल्यांकन जो सही है। वस्तुनिष्ठता यहाँ पे पूछी गई। वस्तुनिष्ठता में देखिए बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये आपका सही गलत वाला इसमें आ जाता है। जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन रहते हैं 1 2 3 4 करके, वो वाले इसमें आ जाते हैं, छांटने वाले, ठीक है। सही गलत का उत्तर देना, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब किस में आ जाते हैं? वस्तुनिष्ठ में आ जाते हैं। खाली स्थान भरने वाले भी इसमें आते हैं, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो वस्तुपरक उत्तर का मूल्यांकन जो सही या गलत है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43, कक्षा में सर्वाधिक बल किस बात पर दिया जाना चाहिए? कक्षा में सर्वाधिक बल किस बात पर दिया जाना चाहिए? तो संपूर्ण कक्षा की सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। संपूर्ण कक्षा की सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। देखिए पर्टिकुलर 1 by 1 की तो नहीं सबकी करी जा सकती, लेकिन सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। इतना कम से कम हमें कक्षा में ध्यान देना चाहिए। संपूर्ण कक्षा की सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति
हो सके। क्वेश्चन नंबर 44, प्रश्नों के द्वारा हमें शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए? प्रश्नों के द्वारा हमें शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर बच्चों के अंदर चिंतन एवं विचार मंथन की प्रक्रिया शुरू करने का। जब हम प्रश्न पूछते हैं बच्चों से तो क्या होता है, बच्चों के अंदर चिंतन करने लगते हैं, वो विचार मंथन करेंगे और इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो यही हमारा उद्देश्य होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों के अंदर जो चिंतन है वो शुरू हो जाए, विचार मंथन है वो शुरू हो जाए। क्वेश्चन नंबर 45, मौखिक प्रश्नों के 2 सही विकल्प होने पर छात्रों की कैसी प्रतिक्रिया होगी? मौखिक प्रश्नों के 2 सही विकल्प, मौखिक प्रश्न जो आपके पूछेंगे उसके 2 सही विकल्प हैं, तो छात्रों की प्रतिक्रिया होगी, छात्रों में उत्तर के प्रति असमंजस की स्थिति बन जाएगी। छात्रों में क्या होगा? उत्तर के प्रति असमंजस की स्थिति पैदा हो जाएगी। जब इनके 2 आंसर इनको मिलेंगे तो असमंजस की स्थिति बनना स्वाभाविक है। क्वेश्चन नंबर 46, प्रश्न पूछने के द्वारा कक्षा में अनुशासन स्थापित किया जाता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, प्रश्न पूछने के द्वारा कक्षा में अनुशासन स्थापित किया जाता है, ऐसा क्यों होता है? वो आपने देखा होगा, अगर आपने कभी पढ़ाया होगा विद्यालय में तो देखते होंगे बच्चे कितने भी शैतानी कर रहे हो, लेकिन अगर आप जब प्रश्न पूछते हैं तो सारे बच्चे साइलेंट हो जाते हैं। क्या रीज़न है, ऐसा क्यों होता है? वही इसमें पूछा गया है। तो शिक्षक द्वारा प्रश्न करने से छात्र उत्तर की खोज में व्यस्त हो जाते हैं तथा फिर अन्य कार्यों द्वारा बाधा दूर हो जाती है। ठीक है, जैसे आप प्रश्न पूछते हैं तो उसके आंसर जानने के लिए बच्चे क्या होते हैं? व्यस्त हो जाते हैं और सारे बच्चे शांत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, किसी भी बच्चे से नाम लेकर प्रश्न पूछने से बच्चे में क्या प्रभाव पड़ता है? किसी बच्चे से नाम लेकर प्रश्न पूछने से बच्चे में क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रश्न सभी को समान रूप से वितरित न होने से दूसरे बच्चे समुचित ध्यान नहीं देते। ठीक, प्रश्न सभी को समान रूप से वितरित न होने से दूसरे बच्चे समुचित ध्यान नहीं देते। मान लीजिए किसी आपने सुरेश से कह दिया, सुरेश प्रश्न बताओ, तो केवल सुरेश इसमें ध्यान देगा, बाकी बच्चे इसमें ध्यान नहीं देंगे। 1 बाय 1 नाम लेने से ये होता है। इसलिए जैसा आपको सुटेबल लगे आप अपनी क्लास को अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। 1 बाय 1 भी, और ग्रुप में चाहें तो ग्रुप में आप इसको क्वेश्चन आंसर की प्रतिक्रिया दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, प्रश्न की भाषा कैसी होनी चाहिए? जो प्रश्न आप पूछेंगे उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? तो देखिए, भाषा के बारे में पूछा गया है। तो प्रश्न की भाषा बच्चों के ज्ञान के स्तर और स्पष्ट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? प्रश्न की जो भाषा है बच्चों के ज्ञान के स्तर की और स्पष्ट होनी चाहिए। उनका ज्ञान का जो लेवल है, अगर आप उनके ज्ञान के लेवल के ऊपर का लेवल का प्रश्न पूछते हो तो वो भी परेशान हो जाएंगे और आप भी परेशान हो जाओगे। ठीक है, आप तो जो हो गए बच्चे ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और उसका आंसर भी नहीं दे पाएंगे। और जो आपकी लैंग्वेज है वो भी स्पष्ट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49, सभी गलत उत्तर देने वाले छात्र के साथ क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? सभी गलत उत्तर देने वाले छात्र के साथ आपको प्रतिक्रिया करना है। किसी बच्चे से आपने 10 प्रश्न पूछे, 10 के 10 आंसर उसने क्या किया है? गलत दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पूछा गया। तो गलत उत्तरों को त्याग कर बच्चे को बेहतर प्रदर्शन के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए। ठीक है, गलत उत्तर छोड़ो, जो भी उसने दिया है उसको बेहतर मार्गदर्शन, ठीक है, उसको बेहतर प्रदर्शन के लिए क्या करना है? अपन को मार्गदर्शन करना है ताकि वो अगली बार से क्वेश्चन के सही आंसर दे। क्वेश्चन नंबर 50, मौलिकता का गुण स्पष्ट रूप से किस में पाया जाता है? मौलिकता का गुण स्पष्ट रूप से किस में पाया जाता है? तो ये सृजनशील बालकों में मौलिकता का गुण पाया जाता है। ठीक है, सृजनशील बालक हम पहले ही बता चुके हैं, सृजनशील बालक वो होते हैं जो कुछ नया इन्वेंट करते हैं। ठीक है, सारे वैज्ञानिकों को सृजनशील बालकों में रखा जाता है। एक नॉर्मल जो इंसान होता है उसने कोई शिक्षा हासिल करी और उसी शिक्षा से जब कोई वो जॉब हासिल कर लेता है, किसी भी नौकरी पेशा वाले व्यक्ति, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी, कोई भी नौकरी पेशा वाला व्यक्ति होता है,
तो उनको हम सृजनशील बालकों में नहीं रख सकते ना, सृजनशील व्यक्ति उनको कहा जा सकता है। क्यों? उन्होंने अपनी लाइफ में लिमिट में सीखा और लिमिट में ही वो लोग अपने काम को करते रहते हैं। एक निश्चित चीज़ वो सीख जाते हैं और उसी निश्चित ज्ञान के दायरे में ज़िंदगी भर बने रहते हैं और उसी काम को वो करते रहते हैं, उससे बाहर वो निकल नहीं पाते हैं। तो उनको हम सृजनशील के अंतर्गत नहीं रखेंगे। सारे के सारे वैज्ञानिक जो खोज करते हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक हों, कोई भी हों, डॉक्टर्स हों, जो ऐसे डॉक्टर नहीं होना चाहिए कि जिन्होंने एक दवा सीख ली कि भाई इस मर्ज की ये दवा है, कोई नई दवा नहीं बना पा रहे हैं, तो उनको भी हम सृजनशील में नहीं रखेंगे। सृजनशील में वही आते हैं जिन्होंने कुछ सीखा और अपने ज्ञान के आधार पर नया इन्वेंट कर रहे हैं। नया इन्वेंट करने में क्या होता है, आपको सृजनशील बालकों में रखा जाएगा। तो ज्ञान के स्तर पे जो सबसे टॉप में माना जाता है वो सृजनशील ही माना जाता है। सृजनशील व्यक्ति दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए सृजनशील बनने की कोशिश करिए। तो चलिए, ये मनोविज्ञान का अध्याय 5 का दूसरा भाग कंप्लीट हो चुका है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले अध्याय की जानकारी आपको मिल जाए। बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, तो उसमें आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आगे क्लास मिलती रहेगी। ये चीज़ आप इसको नोट्स ज़रूर बनाते जाइए, लिखते जाइए। चलते मिलते हैं अगली वीडियो में।